ये अन्य शिक्षा नीतियों से ये एक इस बात में भिन्न है कि ये शिक्षा नीति विद्यार्थी केंद्रित है और साथ साथ में अपने भारत केंद्रित जिसको हम बोलते हैं जी। इसमें बहुत सारे सुधार, ऐसे सुधार निहित हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने और शोध की प्रक्रिया को बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक बनाते हैं जी। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों में जैसा आपने बोला स्किल डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, हुनर विकास, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सबको भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है जी। अभी जो विभिन्न विषय हैं, चाहे वो विज्ञान के हों, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के हों, चाहे भाषा के हों, चाहे इंजीनियरिंग के हों, चाहे मेडिकल के हों, इनमें अभी आपस में बहुत ज़्यादा संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है जी। और इसके लिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक करिकुलम, जो कि विद्यार्थियों को, यदि विज्ञान का विद्यार्थी है तो उसको ये भी सुविधा हो कि वो सामाजिक विज्ञान, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ के भी कुछ विषय ले सके जी। और इसी तरीके से आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ का कोई विद्यार्थी है तो विज्ञान का भी कोई विषय सीख सके यदि उसमें ऐसी सीखने की ललक है, इच्छा है। तो इस तरह का मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम, जो कि इसमें स्किल डेवलपमेंट, हुनर विकास के लिए जो व्यवस्था की गई है वो ये है कि इसमें लर्निंग आउटकम्स, कोई भी विद्यार्थी कोई प्रोग्राम करेगा, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, उस प्रोग्राम को करने के बाद उसमें किस तरह का कौशल विकास होगा, जिसको आप हुनर विकास बोल रहे हैं, उसको पहले पूर्व में ही बता देना है। जैसे एमएससी कोई बायोटेक्नोलॉजी से कर रहा है कोई विद्यार्थी, तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद उसमें किस तरह का कौशल विकास होगा, ये प्रोग्राम के पहले ही विद्यार्थियों को बता दिया जाता है, बल्कि इसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है लिखित रूप से। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद क्या हुनर विकास होगा, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, विभिन्न विषय, एमए के जो विभिन्न विषय हैं, एम काम है, इसमें पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में क्या कौशल विकास होगा, इसको पहले ही लिखित रूप से सभी विश्वविद्यालयों को बताना पड़ता है। अब हमने भी अपने विश्वविद्यालय में ये बता दिया, इसको हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स। फिर उस तरह के कौशल विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें कोर्स कंटेंट हमने बनाया है। कोर्स कंटेंट को अच्छे ढंग से विद्यार्थियों को हम सिखा सकें, उसके लिए जो पेडागॉजी है, जिसको हम अधिगम प्रणाली, सीखने की जो प्रणाली है, उसको हम दुरुस्त किए हैं। और फिर पढ़ाने के बाद जब हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं तो ये देखते हैं कि ये विकास, इन कौशलों का उनमें विकास हुआ है कि नहीं। सर मैं पूछना चाहता कि मेरी बात सुनो, मैं पूछना चाहता कि राष्ट्रीय नीति, सिक्ख्या नीति तो शुरू तो कोई ना कोई बंद ही नहीं होएगी। हुण जिहड़ी राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति है 2020 पहली सिक्ख्या नीति नालों इहदे च फर्क की है मेन? इसमें जैसे मैं पहला मुख्य ये बताया कि पहले जो जिस विषय को पढ़ता था केवल उसी विषय पर उसकी पढ़ाई सीमित रहती थी। अभी एक विषय के अलावा, जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था, एक विषय के अलावा वो यदि वो विद्यार्थी में सीखने की इच्छा है तो दूसरे विषय भी सीख सकता है। इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम का प्रावधान बनाया गया है। कब वो दो जैसे अभी ग्रेजुएशन में अभी तक केवल एक ही मेजर या ऑनर्स होता था, अभी 2 विषयों में कर सकता है। यदि कोई भी विद्यार्थी 2 विषय में ऑनर्स न करना चाहे तो एक में ऑनर्स, दूसरे में मेजर, जिसको हम बोलते हैं माइनर, 2 माइनर ले सकता है। तो एक विषय से ज्यादा पढ़ने की, इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की व्यवस्था की गई है, कौशल विकास के कोर्सेज की। इसके बाद वैल्यू एडेड कोर्सेज की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ इसमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, जो कि आज जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इस तरह के कोर्स की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ साथ जो हमारा भारतीय ज्ञान भंडार है, जिसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, वो भी हमारे युवाओं को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम, ये सबसे बड़ा अंतर ये है। इसके अलावा जैसा आपने पूछा था, एक और जो बहुत अच्छा रिफॉर्म NEP 2020 में है वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का। अभी तक इसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लागू होने के पहले तक ये व्यवस्था थी कि यदि विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया है तो वो केवल उसी विश्वविद्यालय से ही क्रेडिट अर्न कर सकता है। लेकिन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आने के बाद, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हमारे यहाँ MSc मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी में उसने एडमिशन लिया है, ठीक है, तो वो 90 क्रेडिट का हमारा प्रोग्राम है, तो 45 क्रेडिट कम से कम हमारे यहाँ करना पड़ेगा, कम से कम जी, क्योंकि डिग्री हम देंगे, डिग्री और दूसरे 45 क्रेडिट वो कहीं से भी ले सकता है, किसी भी विश्वविद्यालय से ले सकता है। तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था पहले नहीं थी, ये NEP की वजह से ऐसी व्यवस्था
हुई है। जी। इसमें एक और कंपोनेंट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में कि अभी हम सभी विद्यार्थियों के सभी अवार्ड, सभी डिग्री, सभी सर्टिफिकेट्स उनके अकाउंट में अपलोड कर देते हैं। जी। तो उनको कहीं भी जाना है तो वो सब हार्ड कॉपी लेकर के जाना इसकी लोड नहीं होती, वो जहां जाए वहीं से डाउनलोड कर सकता डाउनलोड कर सकता है। और हार्ड सॉफ्ट कॉपी आजकल जमा करनी पड़ती है तो सॉफ्ट कॉपी जमा करना पड़ता है। जी, जी, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी सुविधा जी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट बोलते हैं। जी। अभी तक क्या व्यवस्था थी कि अभी ग्रेजुएशन 3 साल का है जी। तो यदि कोई 5 सेमेस्टर तक 6 सेमेस्टर का 5 सेमेस्टर तक कोई पढ़ लिया, किसी वजह से 6वां सेमेस्टर नहीं पढ़ पाता है, जी, जी। आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो, बच्चा बीमार हो गया हो, जी, जी, तो उसका पूरा 2.5 साल की पढ़ाई बेकार गई, टाइम, एनर्जी, मनी सब बेकार गया। जी, जी। इस दुविधा को, इस संकट को, बच्चों की इस समस्या को समाधान के लिए एनईपी में मल्टीपल एंट्री एग्जिट की समस्या है। जी, जी। जैसे अभी ग्रेजुएशन प्रोग्राम 4 साल का हो गया, फर्स्ट ईयर के बाद यदि किसी कोई व्यवस्था है, कोई मजबूरी है, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। जी। 2 साल के बाद यदि कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, उसको डिप्लोमा मिलेगा। जी। 3 साल के बाद कोई छोड़ना चाहे तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। जी। 4 साल पूरा कर लेता है तो उसको ऑनर्स मिलेगा। जी। तो हर एक स्टेप में स्टेप बाय स्टेप हो गया, स्टेप बाय स्टेप हो गया। विद्यार्थी बाहर जा सकता है, जी। जब उसकी परिस्थितियां सामान्य हो जाए, जी, जी। तो वापस वो फिर से आ सकता है, फिर आगे ज्वाइन कर फिर आकर के ज्वाइन कर सकता है। जी, जी। तो ये मल्टीपल ये बहुत बड़ी सहूलत है। ये बहुत बड़ी